हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमीक्षा स्टडी सेंटर पे। तो मैं आपको रेलवे के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवा रही थी, जिसमें मैं आपका साइंस वाला पोर्शन जो है कवर करवा रही थी। तो साइंस में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मतलब जो पिछले सालों में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, चाहे वो एएलपी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो जेई का एग्ज़ाम हो या फिर ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, कोई भी जो आपका रेलवे का एग्ज़ाम है, चाहे वो एनटीपीसी हो, सारे एग्ज़ाम्स को हम मतलब ध्यान में रख के ये जो है वीडियो आपके लिए बनाए गए हैं। तो इसमें आपको इन सारे ही एग्ज़ामों में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे आपको विथ एक्सप्लेनेशंस करवाए जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपके साइंस में कोई फिज़िक्स के न्यूमेरिकल हैं वो भी मैं आपको पूरे एक्सप्लेन करके एक तरह की एक क्वेश्चन नहीं, दो क्वेश्चन नहीं, कम से कम 8-10 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जिससे कि आपने कभी नहीं भी पहले पढ़ाई की होगी, नहीं साइंस पढ़ी होगी, तो भी आप ये वीडियोज़ देखेंगे ना, तो आई एम श्योर कि आपको साइंस है बहुत आसान लगने लगेगी और आप इजीली सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस पे आज के हम क्वेश्चंस पीवाईक्यू जो हम कर रहे हैं वो है एक तो फोर्स पे, है ना। फोर्स जैसा कि आपको दिख रहा है, पुश और पुल को हम फोर्स कहते हैं। तो फोर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना, जैसे कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के मैं क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, उसके बावजूद भी मैं फोर्स आपका अलग से करवाना चाहती हूँ। इसीलिए मैं फोर्स को लेके जितने भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, जो भी पिछले सालों में पूछे गए हैं, वो सारे ही क्वेश्चन मैं आपके इस वीडियो में कवर करवा रही हूँ। और मास से रिलेटेड इन दोनों को मिला के मैंने आज का सेशन रखा है। मास से रिलेटेड भी जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे आपके इस वीडियो में कवर होने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, इट इज़ फिक्स्ड एंड कैनॉट बी चेंज्ड। तो यहाँ पे कहा जा रहा है किसी वस्तु की स्थिति नहीं बदलती, यह स्थिर होती है और इसे बदला नहीं जा सकता। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, एक होता है मास और दूसरा होता है वेट। तो मास और वेट में यही फ़र्क है कि मास जो है कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है, हर जगह चाहे वो किसी भी स्थिति में हो कभी चेंज नहीं होता, जबकि वेट आपका चेंज होता है प्लेस टू प्लेस, ठीक है। ये है। तो जो भी देखिए यहाँ पे वेलोसिटी, स्पीड और वेट, है ना, ये सारी क्या है, ये चेंज होती रहती हैं, ये डिपेंड करती हैं, ठीक है। लेकिन मास जो है आपका एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, ये प्लेस टू प्लेस या फिर किसी भी पोजीशन चेंज करने से ये चेंज नहीं होता है, जबकि बाकी सारी चीज़ें पोजीशन पे चेंज हो जाती हैं। इसीलिए आपका इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन बी, दैट इज मास, ठीक है। तो द्रव्यमान जो है आपका जगह पर स्थिर रहता है, वो बदलता नहीं, इसलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 980 न्यूटन इफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज 9.8, फाइंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमको वेट दिया हुआ है और हमको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 दिया है, हमें मास ऑब्जेक्ट का निकालना है। तो देखिए आप, वेट का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल्स टू एम जी, एम फॉर मास, G इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ, ये फोर्स का भी फॉर्मूला होता है, लेकिन इसी को हम क्योंकि न्यूटन में होता है इसलिए हम W इज इक्वल्स टू एम जी भी लिखते हैं। तो देखिए आपका वेट दिया हुआ है 980 न्यूटन, है ना, और मास आपका दिया हुआ है, मास आपका नहीं दिया हुआ है, मास निकालना है, ठीक है। और 9.8 आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ है। तो यहाँ पे मास की वैल्यू हो जाएगी 9.8, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 kg। तो ऑप्शन ए आपका 100 kg आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द मोमेंटम ऑफ बॉडी इज़ 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड and the velocity is 5 मीटर पर सेकेंड, what is the mass of that body। हमको द्रव्यमान निकालना है, जबकि हमको वेग कितना दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड और हमको संवेग यानी मोमेंटम दिया हुआ है 50।
तो यहाँ हमको मास दिया हुआ। तो देखिए संवेग का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, संवेग यानी p, लीनियर मोमेंटम p से डिनोट करते हैं हम, जिसका होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे आपका p की वैल्यू दी हुई है 50, मास आपका नहीं दिया हुआ है, मास आपका निकालना है, और वेलोसिटी आपको 5 दी हुई है। तो मास क्या हो जाएगा 50/5, दैट इज़ 10 kg। ठीक है, केजी वाला होगा, न्यूटन से हम वेट निकालते हैं, इसलिए केजी वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ द फोर्स एंड एक्सीलरेशन आर गिवन देन फॉर्मूला टू फाइंड मास। मास का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, देखा आपको फोर्स का फॉर्मूला पता है, मैंने पिछले कई वीडियोस में आपको बताया हुआ है, F = ma। तो हमको टू फाइंड द मास का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम एक्सेलरेशन नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा F/a = m। यही फॉर्मूला हो जाएगा ना मास निकालने का, है ना। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज़ ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है, F/a। तो देखिए आपके ये ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, बहुत आसान है, एक लाइन के हैं, आप बस देख के उन पर टिक कर सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। व्हाट विल बी द मास ऑफ गर्ल वेइंग 450 न्यूटन। तो यहाँ पे हमको वेट दिया हुआ है 450 न्यूटन, और हमको यहाँ पे मास निकालना है। तो क्या होगा मास, तो देखिए हमको मालूम है W = mg, है ना। तो W की जगह हम 450 रखेंगे, और m हमको निकालना है, g की वैल्यू हम 10 रख देते हैं। तो m हो जाएगा 45/10, दैट इज़ 450, तो ये हो जाएगा 45 kg। तो बी ऑप्शन आपका 45 kg द्रव्यमान हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट विल बी द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट मास m विथ एक्सेलरेशन a। जो आपका फोर्स अप्लाइड है ना, फोर्स अप्लाइड, एक्सेलरेशन a दिया हुआ है आपको, है ना। आपका जो त्वरण है वो स्मॉल a है, द्रव्यमान आपका स्मॉल m है। तो आपका क्या हो जाता है, बल क्या हो जाता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान का गुणा करते हैं हम त्वरण पे। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, थर्ड ऑप्शन, m × a आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इफ़ टू फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन एंड 5 न्यूटन्स आर अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन सेम डायरेक्शन देन व्हाट विल बी द टोटल फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि फोर्स जो है आपके दोनों एक ही डायरेक्शन में है, अगर इनके बीच कोई एंगल होता तो फिर हम दूसरा फॉर्मूला लगाते, वो मैं आपको, अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो उसका क्वेश्चन भी मैं करा दूंगी। लेकिन फ़िलहाल आप जानिए कि अगर आपको कोई एंगल नहीं दिया है, सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ F = F1 + F2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है इसीलिए दोनों फोर्स ऐड हो जाएंगे, दैट इज़ 10 + 5 = 15। तो 15 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखिए आपका ये एक सवाल आए हुए हैं ऐसे सवाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ बैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। बैलेंस्ड फोर्स यानी कि संतुलित बल का इसमें से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है, प्रभाव जो है। तो देखिए, किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन, कि उसकी वस्तु का आकार चेंज हो जाता है, या फिर किसी वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन, या फिर किसी वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन, या फिर किसी वस्तु की गति में परिवर्तन। क्या होगा करेक्ट आंसर। तो बैलेंस्ड फोर्स का इफेक्ट वो होगा जबकि हम ऑब्जेक्ट के आकार में परिवर्तन देखेंगे, मतलब कि शेप, चेंज इन शेप, वो होगा हमारा इफेक्ट ऑफ बैलेंस्ड फोर्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट कांस्टेंट स्पीड, देयर इज़ नो डैश एक्टिंग ऑन इट। अगर ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड मतलब कि स्थिर गति, मतलब उसने जो गति अपनाई हुई है वो चेंज नहीं हो रही है, सेम जो है वही जो जिससे उसने स्टार्ट किया था उसी पे वो एंड कर रहा है, या फिर उसी गति से चलता जा रहा है, कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो उसको हम स्थिर गति या कांस्टेंट स्पीड बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, इम्पल्स होगा, इनर्शिया, फोर्स, या फिर प्रेशर। तो यहाँ पर अगर उसका जो है वेग नहीं बदल रहा है, गति नहीं बदल रही है,
तो क्या होगा, मतलब कि उसमें कोई भी फोर्स जो है, बल नहीं लगाया जा रहा है, तभी तो उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, सेम गति से चलता जा रहा है। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका फोर्स का ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। A 2 kg object is moving with an acceleration 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द टोटल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, तो हमें फोर्स निकालना है। फोर्स का हम फॉर्मूला जानते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास हमको 2 kg दिया हुआ है, एक्सीलरेशन हमको 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये हमारा आंसर आ जाता है 8। फोर्स की यूनिट न्यूटन, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाता है, दैट इज 8 न्यूटन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर्स अलोन इन नेचर। इसमें से कौन सा है प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं होता? जड़त्व, बल, संवेग या वेग। तो आपने पढ़ा हुआ है कि एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, है ना, आपने पढ़ा हुआ है। ये किसकी बात थी? ये फोर्स के लिए सारी बातें कही थी, ठीक है। किसके लिए कही गई हैं? बल के लिए, है ना, कि फोर्स में हर फोर्स का एक इक्वल और ऑपोजिट जो है फोर्स रहता है, तो वो क्या है, इसीलिए वो प्रकृति में अकेले घटित नहीं होता। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका फोर्स का ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन द फोर्स इक्वेशन एफ इज इक्वल्स टू, फोर्स की इक्वेशन आपको मालूम है एफ इज इक्वल्स टू एम में होती है, तो ये तो आप आँख बंद करके भी कर सकते हैं, एम इंटू ए का ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, when a defensive force F is applied in opposite direction then angle between two directions will be। अगर हमारा फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में, डिफेंसिव फोर्स मतलब कि एक इस साइड लग रहा है, एक दूसरी साइड लग रहा है, तो क्या होगा, उनके बीच का एंगल क्या होगा। तो आप देखिए, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा? 180 होगा, सीधी सी बात है, 180 होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन दैट इज 180 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg केपेबल ऑफ मूविंग फ्रीली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अप्लाइड। अगर आपका द्रव्यमान जो है 10 kg दिया हुआ है और यहाँ पे जो आपका बल दिया है, फोर्स दिया है, वो भी 10 न्यूटन दिया है, जो स्वतंत्र रूप से घूमने में सक्षम है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू होगा? सिस्टम विल मूव एट द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, सिस्टम विथ मूव विथ एन एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर सिस्टम मूव कर रहा है एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर सिस्टम जो है मूव कर रहा है 1 किलोमीटर पर सेकेंड पे। तो देखिए, आप यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए आप, एफ इज इक्वल्स टू एम ए होता है। यहाँ पे आपको फोर्स दिया हुआ है 10 न्यूटन, मास आपको 10 kg दिया हुआ है और एक्सीलरेशन, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निकाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से चलेगा, जो सिस्टम है वो आपका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से चलेगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is lifted to a height h from the ground, then the force required for this action is equal to minimum force required to lift the object। अगर कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या है, m है, जो वस्तु को ज़मीन से 8 मीटर ऊंचाई तक ले जाती है। यहाँ पर गई वस्तु, इसकी हाइट क्या है, h है। तो इस क्रिया के लिए आवश्यक बल वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल के बराबर होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसमें जो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड होता है वो कितना होता है, अगर आपको फ्री फोर्स रिक्वायर्ड, तो ये होता है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना वस्तु का भार होता है उतना ही हमको क्या लगता है, फोर्स रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तभी तो दोनों की यूनिट न्यूटन होती है, ठीक। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल एंटिटीज changes to attempts to change the stationary और यूनिफॉर्म डायनेमिक स्टेट ऑफ मोशन। किसी भी भौतिक इकाई, इसमें से कौन सी भौतिक इकाई है जो किसी वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील अवस्था के बदलने का प्रयास करती है? इनमें से क्या होगा, संवेग है,
द्रव्यमान है, बल है या फिर जड़, तो किसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट की स्टेशनरी पोजीशन है वो चेंज होगी, है ना। किसकी वजह से चेंज होगी? जब हम बल लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तभी तो चेंज होगी ना। ऑलरेडी तो वो इनर्शिया में तो है ही, है ना। तो फोर्स लगाएंगे तब उसकी स्थिति जो है वो चेंज होगी। तो सी ऑप्शन आपका, बल का ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तनाव का प्रभाव जो है किस पे पड़ता है? वजन पे, आयतन पे, द्रव्यमान पे या क्षेत्रफल पे? तो देखिए, आपको मैं स्ट्रेस का फॉर्मूला बता देती हूँ, या तनाव का। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। एरिया मतलब कि क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल होता है। तो ये जो स्ट्रेस है आपका, तनाव है, वो किस पे डिपेंड करेगा? क्षेत्रफल पे करेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। An object with a mass of 20 kg moves with an acceleration 4 meter per second square. Calculate the amount of force. तो फोर्स हमको निकालना है, हमें मास और एक्सेलरेशन दिया हुआ है। मास कितना है? 20 kg, एक्सेलरेशन है 4। तो आंसर हमारा कितना आ गया? 80 न्यूटन। आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। A cricket ball of mass 100 grams moving at velocity of 30 meter per second is stopped by a player in 0.05 सेकेंड। द एवरेज फोर्स, हमको फोर्स निकालना है कुल मिला के, ठीक है। मास हमें दिया हुआ है 100 ग्राम्स, हमें वेलोसिटी दी हुई है 30 मीटर पर सेकेंड, और हमें टाइम भी दिया हुआ है कितना? 0.05 सेकेंड। हमें क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। तो यहाँ पे आपको फोर्स का फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। तो अब यहाँ देखिए, मास तो आपका दिया हुआ है लेकिन एक्सेलरेशन आपको नहीं दिया है ना। तो एक्सेलरेशन हम निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी आपकी कितनी है? 30, और टाइम कितना है? 0.05। तो देखिए, आप इसको ऐसे करिए, v इंटू टी की जगह आप इसको लिखने की जगह आप ऐसे लिखिए। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी हम लेंगे। तो देखिए, गेंद को खिलाड़ी द्वारा रोक लिया जाता है, मतलब हमारी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारी 30 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ हो जाएगा 0 माइनस 30 अपॉन टी कितना दिया हुआ है आपको? 0.05। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -30 अपॉइंट 0.005। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे मैं 0 कर दूँ तो ये हो जाएगा 600। ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा -600 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। तो हम मास इंटू एक्सेलरेशन, अब हमारा निकल आया है तो एक्सेलरेशन हम रख देते हैं। देखिए, मास आपका 100 ग्राम्स दिया हुआ है, इसको मैं केजी में चेंज कर रही हूँ। तो ये कितना हो जाएगा? 100 इंटू 10⁻³ तो ये हो जाएगा 0.1 kg। तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू माइनस का 600, तो ये हो जाएगा 60 माइनस का 60 न्यूटन। तो देखिए, सी ऑप्शन आपका माइनस का 60 न्यूटन जो है करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन द फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 kg। मास आपको दिया हुआ है 50 kg, और आपको फोर्स भी दिया हुआ है दैट इज़ 100 न्यूटन। हमको एक्सीलरेशन निकालना है। तो सेम फार्मूले में आप वैल्यू पुट कर दीजिए। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? फोर्स बाई मास। तो फोर्स देखिए, यहाँ पे मैं कर रही हूँ आपके लेफ्ट हैंड साइड। तो फोर्स हो जाएगा 100, और यहाँ पे मास आपका कितना है? 50 kg। तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे क्या, कौन सा आंसर हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो देखिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए, यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ठीक है। माइनस कर दोगे तो वही बात है, या फिर यहाँ पे अपॉन लगा दीजिए, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगा दीजिए ऐसे, या फिर 2 मीटर सेकेंड टू द पावर -2। दोनों ही चीज़ें करेक्ट हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बल, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है।
अगला प्रश्न देखिए, व्हेन टू इक्वल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ सिस्टम एंड इन अपोजिट डायरेक्शन देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम बिकम्स। तो ये देखिए ये -1 नहीं है ना। तो ये आपको बोल रहा है कि अगर कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये कोई सिस्टम है, ऑब्जेक्ट है, इस पे दो बराबर फोर्स लगाए जा रहे हैं, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, विपरीत दिशा में लग रहे हैं, तो एक यहाँ पे, तो जो इसका नेट फोर्स है वो कितना होगा, ठीक है। तो दो विपरीत दिशा में लग रहे हैं तो जो नेट फोर्स हो जाता है वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी ऑप्शन 0 ठीक हो जाता, सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर मैंने F1 और F2 आपको बताया था, तो अगर एक F1 है, ठीक है, तो F2 क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये माइनस का हो जाएगा, और इक्वल है इसलिए 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो 0 वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। If an object is held from both the ends and pulled, then the force applied on it called। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है दोनों सिरों से पकड़ कर खींचा जाए तो उस पर लगाया गया बल को हम क्या कहेंगे, आवेग कहेंगे, घर्षण कहेंगे, संवेग कहेंगे, या फिर खिंचाव या स्ट्रेच कहेंगे। तो देखिए ये तो बहुत ही आसान सी बात है कि अगर दोनों तरफ अगर खींचा जा रहा है तो उसको तो हम खिंचाव ही कहेंगे ना, उसको हम इम्पल्स, फ्रिक्शन या मोमेंटम तो कहने नहीं लगेंगे। तो ये स्ट्रेच, ऑप्शन डी करेक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, बल क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है कि नहीं होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, दैट इज मास इंटू त्वरण। अगला क्वेश्चन आइए देख लीजिए, द स्पीड ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 100 kg changes from 5 मीटर पर सेकेंड टू 15 मीटर पर सेकेंड, ये पर सेकेंड है, ठीक है, इन 5 सेकेंड। टाइम हमको दिया हुआ है 5 सेकेंड्स। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इज अप्लाइड, हमें फोर्स निकालना है। तो वेलोसिटी हमको दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी हमको 15 दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी हमको 5 दी हुई है। तो हम जानते हैं F = ma होता है। मास हमको दिया हुआ है, मास हमको कितना दिया हुआ है, 100 kg, मास हमको 100 kg ऑलरेडी दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, एक्सीलरेशन। F = ma होता है, मास दिया है, एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सीलरेशन कितना होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t। फाइनल वेलोसिटी आपकी 15 है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 5 है, टाइम आपको 5 सेकंड दिया हुआ है, ये कितना हो जाता है 10/5 दैट इज़ 2 सेकेंड्स। तो टाइम ये आपका कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो m इंटू ए कितना हो जाएगा, m आपका दिया हुआ है 100 और ये 2 हो गया, कितना हो गया 200 न्यूटन आपका करेक्ट आंसर है। देखिए ये क्वेश्चन इतना आसान है कि आप ये तामझाम सॉल्व किए बिना भी निकाल सकते थे, क्योंकि यहाँ पे देखिए यूनिट्स आप देखिए, आंसर तो सब जगह 200 ही आ रहा है, लेकिन ये किसकी यूनिट है, प्रेशर की, दबाव की। जूल किसकी है, एनर्जी की। केजी किसकी है, द्रव्यमान की, मतलब मास की। और न्यूटन ही ऐसी है जो फोर्स की यूनिट है, फोर्स ही हमको कैलकुलेट करना है, तो ऑब्वियसली न्यूटन जिसकी यूनिट है वही ऑप्शन करेक्ट है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इन 0.02 सेकेंड्स देन द फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट। आपका जो आपको मोमेंटम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड लीनियर मोमेंटम की आपकी यूनिट हो गई। और आपको टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, 0.02 सेकेंड्स आपको टाइम दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो आपको मैंने पिछले जब मैंने आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बताया था तो ही मैंने बताया हुआ था कि फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम होता है। तो यहाँ पे मोमेंटम आपको F = P/T हो गया, चेंज नहीं दिया है, फाइनल मोमेंटम ही दिया है, इसलिए हम क्या करेंगे, P की वैल्यू हमारी क्या है 10 है और टाइम हमारा क्या है 0.02 है ना। तो इसको हम निकाल देंगे, हमारा कितना आ जाएगा 500। तो ऑप्शन हमारा 500 न्यूटन इज़ आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, a body of mass 15 kg is moving at a speed of 5 meter per second then the force applied on it। तो फोर्स अप्लाइड कितना होगा, फोर्स हमें निकालना है। और हमें क्या दिया हुआ है, हमें मास दिया हुआ है 15 kg और हमें क्या दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है, कितनी दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड।
तो देखिए यहाँ पे आपको स्पीड, एक सेकंड, टाइम भी नहीं दिया हुआ है और ये यूनिट भी, अच्छा ठीक है। तो ये आपकी जो है ना, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा ये गलत लिख गया है। यहाँ पे स्पीड नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन जिसको हम कहते हैं त्वरण, ठीक है। तो यहाँ पे गति नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, त्वरण, ठीक है। तभी तो आप निकाल पाएंगे ना, तभी तो आप निकाल पाएंगे फोर्स। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 5, तभी आप फोर्स निकाल पाएंगे। ए की आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। 15 × 5 हो जाएगा, दैट इज़ 75 न्यूटन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेवर अकर्स अलोन इन नेचर, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। देखिए रिपीट, कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सेम आप PYQ कर रहे हैं और इसमें रिपीट भी हो गया। तो कौन सा अकेले घटित नहीं होता है, बल जो है आपका हमेशा पेयर में होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है। तो ये जो है कभी भी अलोन नेचर में अकर नहीं करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। When a constant force acts on an object of mass 8 kg, मास हमको दिया हुआ है 8 kg, फॉर 2 सेकेंड्स, टाइम हमको 2 सेकेंड दिया हुआ है, इंक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इनिशियल वेलोसिटी हमको 4 दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी हमको 9 दी हुई है। हमें फोर्स निकालना है, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला देखिए, बड़ा बड़ा मैं लिख दूँ यहाँ पे, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमें निकालना पड़ेगा, विच इज़ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 9 है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 4 है, टाइम आपको 2 दिया हुआ है, तो ये कितना हो गया, 5/2, ठीक है। तो दैट इज़ 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट तो ऑब्वियस है। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं, तो F = mm में हम वैल्यू रख देते हैं। m कितना है हमारा, 8 kg, और 2.5 हमारा एक्सीलरेशन आया है। तो इसको हम वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 20.0, यानी कि 20 न्यूटन हमारा करेक्ट आंसर है। तो सी ऑप्शन आपका 20 न्यूटन वाला ऑप्शन आपका बल जो है आ जाएगा, वो करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। If an object of mass 25 kg moving with a uniform acceleration is this force exerted, फिर आपका देखिए वही क्वेश्चन है, आपको फोर्स निकालना है। तो आपको क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास आपको 25 दिया हुआ है, एक्सेलरेशन आपको 8 दिया हुआ है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 200 न्यूटन, आपका करेक्ट आंसर है। यूनिट देख के भी आप ये क्वेश्चन कर सकते थे, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए। A constant force acts on an object of mass 5 kg for a period of 2 सेकेंड, इंक्रीजेज, देखिए लिखते जाते हैं हम, मास हमको दिया हुआ है 5 kg, है ना, केजी दिया हुआ है, हमें चेंज नहीं करना है। टाइम हमको दिया हुआ है 2 सेकेंड्स। वेलोसिटी हमारी कितनी इंक्रीज़ हो रही है, ये मतलब u = आपका 6 था, फाइनल वेलोसिटी आपकी 8 हो गई। अब हमको यहाँ पे फोर्स निकालना है। फोर्स = ma होता है, हम अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। तो मास हमें दिया हुआ है, हमें एक्सीलरेशन निकालना है। एक्सीलरेशन हम निकाल लेते हैं एक्सीलरेशन का फॉर्मूला यूज़ करके। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 - 6 अपॉन टाइम हमारा 2 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2/2, मतलब ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे मास इंटू एक्सीलरेशन हम रख देते हैं 5 × 1, दैट इज़ 5। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, 5 न्यूटन। अगला क्वेश्चन आइए। Which of the following is not the effect of unbalanced force applied on an object? अनबैलेंस्ड फोर्स का कौन सा जो है अफेक्ट नहीं है? चेंज इन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, डज नॉट कॉजेज चेंज इन द स्पीड, या फिर चेंज इन स्टेशनरी स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हमें बताना है कि इसमें से अनबैलेंस्ड फोर्स पे किसका अफेक्ट नहीं पड़ता है। तो देखिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, डज नॉट कॉज चेंज इन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हमारी गति में जो है बदलाव नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, तो उस पर ऑब्जेक्ट का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये अनबैलेंस्ड का अफेक्ट नहीं है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ नॉट चेंजिंग द शेप ऑफ सब्सटेंस डिस्पाइट एक्शन इज कॉल्ड, अगर हमारे किसी पदार्थ पे क्रिया की गई है, बल लगाया गया है और उसके आकार में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल वॉल्यूम सॉलिडिटी, एक्सटर्नल फोर्स साइज, एक्सटर्नल फोर्स परसिस्टेंस, एक्सटर्नल एरिया रिजिडिटी।
तो देखिए ये आपका फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। किसी पदार्थ पर, यहाँ पे डैश है, ठीक है, किसी पदार्थ पर क्या करने से क्रिया के बावजूद आकार में परिवर्तन ना होने के गुण को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? पहली बात तो आकार को जो परिवर्तन नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं? ठोसपन कहते हैं, आकार कहते हैं, दृढ़ता कहते हैं, कठोरता, तो उसको हम दृढ़ता कहते हैं, ठीक है, परसिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। और जो लगाया गया है क्रिया, क्या करी गई है? बाह्य बल लगाया गया है, एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है इस फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर। अगला प्रश्न देख लीजिए। अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, मास आपको दिया हुआ है 5 kg, टाइम आपको दिया हुआ है 2 सेकेंड्स, वेलोसिटी आपकी क्या है? पहले 4 थी, फाइनल वेलोसिटी आपकी 7 हो जाती है। हमें फोर्स निकालना है, तो F इक्वल्स टू ma होता है। m हमको a निकालना पड़ेगा, दैट इज़ v माइनस यू अपॉन टी। v आपका कितना है? 7 माइनस 4 अपॉन टाइम हमको 2 दिया हुआ है, 3/2 दैट इज़ 1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे। मास हमको 5 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1.5, तो ये आपका 7.5 जो है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 7.5 न्यूटन इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। What is called when you push और pull on an object? अगर हम कोई भी मोशन करते हैं, पुश और पुल को क्या कहते हैं? तो पुश और पुल को क्या कहते हैं? आपको सीधे पता है, पुश और पुल को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं, फोर्स कहते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए। the value of which of the following quantities does not change even after changing place? अगर हम जगह का बदलाव करते हैं, स्थान का बदलाव भी करते हैं, तो कौन सी इसमें से जो क्वांटिटी है, राशि है, कौन सी नहीं चेंज होगी? द्रव्यमान या फिर घर्षण बल, भार या फिर गुरुत्वाकर्षण? तो जो द्रव्यमान है, मास होता है आपका, ठीक है, वो आपका प्लेस टू प्लेस, अगर आप स्थान बदल रहे हैं तो वो वेरी नहीं करता, चेंज नहीं होता। तो ए ऑप्शन आपका मास या द्रव्यमान करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप? इसमें से कौन सा जो है इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है? तो ऑप्शन है आपका स्पीड, टाइम, मास या फिर एक्सीलरेशन, गति, समय, द्रव्यमान या त्वरण। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखें कि कौन सी जो है प्लेस चेंज नहीं करता, ठीक है, अगर आप ऐसे करें, मतलब सॉरी, मेरा कहने का मतलब है कि कौन सी जो क्वांटिटी है वो प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करती है, तो वो तो आपकी मास हो जाएगी, ठीक है। द्रव्यमान आपका प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करता। और अगर आप वैसे देखें, अगर मैं आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ में भी अगर देखा जाए तो भी आप ये क्वेश्चन, तब आपका एक्सेलरेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और बाकी ये सारी कौन सी है? स्केलर क्वांटिटी है, आदिश राशि है, ठीक है, जिसको हम आदिश राशि बोलते हैं। तो इसीलिए उस हिसाब से ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि ये किस एस्पेक्ट में पूछा गया है। अगर आपको ये पूछ रहा है कौन सी जगह पे वेरी करता है, तो तब वो मास हो जाएगा, लेकिन क्वांटिटीज़ के हिसाब से एक्सेलरेशन इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट टू मेजर द इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट? इनर्शिया को मेज़र करने के लिए, जड़त्व को मापने के लिए कौन सी इकाई जो है सही है? द्रव्यमान, घनत्व, तापमान या फिर आयतन? तो आपको पता है कि जड़त्व होता क्या है? जड़त्व की वजह से जो वस्तु रेस्ट पर है वो रेस्ट पर ही रहेगी, अगर कोई वस्तु मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी, ठीक है। तो इसको तो हम जड़त्व कहते हैं। तो किसकी वजह से होता है? यहाँ पे घनत्व, तापमान और आयतन का तो उससे कोई लेना देना नहीं है, द्रव्यमान का उससे, मास का उससे सीधा लेना देना है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका, मास का ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड? मेजरमेंट, मास के मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं? तो जड़त्व जो है वो हमारा मापन करता है द्रव्यमान का, ठीक है, कि मास, जो भी मास है ऑब्जेक्ट का, वो अगर रेस्ट पर है, ठीक है। जड़त्व का मतलब ही क्या होता है कि जो भी मास हमारा एक जगह पे है वो मूव कर रहा है, तो वो मूव ही कर रहा है, अगर हम उस पर फोर्स नहीं लगा रहे हैं। अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा जब तक हम उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे। तो जो इसका मापन को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान को, माप को हम जड़त्व कहते हैं, दैट इज इनर्शिया इज योर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं।
इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। इनर्शिया जो है किस पे मेज़र किया जाता है, तो वो आपके जो है द्रव्यमान पे, मतलब मास पे मेज़र किया जाता है। ठीक है, तो देखिए कैसे आपके सेम टाइप के क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, ये तो छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया ना, क्या होता है, डेंसिटी होती है, घनत्व होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, बहुत आसान है। डेंसिटी क्या होता है आपका, मास अपॉन वॉल्यूम। अगला क्वेश्चन आइए देखिए, व्हाट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। फिर आपका वही क्वेश्चन आ गया, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है भाई, और क्या होता है, घनत्व इज योर राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, इफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 200 न्यूटन फाइंड इट्स मास। वेट आपको दिया हुआ है 200 न्यूटन, है ना। तो वेट का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, mg, है ना। वेट आपका 200 न्यूटन दिया हुआ है, मास आपको निकालना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है, तो m क्या हो जाएगा आपका 200/10 दैट इज 20। तो 20 kg आपका राइट आंसर है। आप इसको यूनिट देख के भी ये क्वेश्चन कर सकते थे, है ना। kg ही जो वो यूनिट है जो मास की यूनिट है, तो आप 1 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था ये। अगला प्रश्न आइए देख लीजिए, फोर्स अपॉन एक्सीलरेशन क्या होता है भाई, इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन आपको नहीं आ सकता पेपर में। फोर्स अपॉन एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा भाई, तो मास वाला ऑप्शन द्रव्यमान आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको हम स्मॉल जी बोलते हैं, वो किसकी वजह से जो है नहीं क्या नहीं होता है, जो अफेक्ट नहीं करता है, हाँ, जिसको स्मॉल जी की वैल्यू को अफेक्ट नहीं करता है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, मास, या फिर वर्टेक्स परपेंडिकुलर, शेप ऑफ अर्थ, या फिर डेप्थ। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको बताया गया है, जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाले, मतलब ग्रेविटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगी, तो मैं आपको ये बहुत अच्छे से समझाऊंगी कि जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो कहाँ कहाँ वेरी होती है, मतलब कहाँ, अगर हम ऊपर जाते हैं तो वो बढ़ती है, नीचे आते हैं डेप्थ में जाते हैं तो वो घटती है। ठीक है, शेप पे भी डिपेंड करता है, कहाँ कहाँ ज़्यादा होती है, कहाँ कहाँ कम होती है ना। जैसे कि पोल्स पे हमारे जी मैक्सिमम होती है, ठीक है, कहाँ पर मैक्सिमम होती है, कहाँ पर कम होती है। तो जो मास है आपका, मतलब द्रव्यमान, वो आपको प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, है ना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगले वीडियो में आपको दूसरे टॉपिक के और भी क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो।